नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शर्मा, चीफ आई सर्जन, देविता आई हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। अभी जो हम ओटी दिखा रहे हैं आपको, ये मरीज़ जो है इनका लेंस नहीं फिक्स हुआ था। इनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें मोतियाबिंद केवल निकाल के छोड़ दिया गया था और इनको लेंस नहीं फिट किया गया, तो इनको एक अलग टेक्निक से लेंस फिक्स किया जाता है। तो वही टेक्निक जैसे पीपीवी करके इनका ऐसे फाइल किया जाता है, यानी कि लेंस को फिक्स करना पड़ता है, स्क्लेरा के थ्रू इसको लेंस को फिक्स करना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया गया है एंड इसका लेंस बिल्कुल बिस सेंटर था। और इनको नॉर्मली मतलब क्या होता है कि अगर एक सीटिंग में अगर पेशेंट को लेंस डाल दे तो उनको तुरंत विजन आता है, तुरंत सब कुछ रिहेबिलिटेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे जो सेकेंड सीटिंग में जो डालते हैं उसमें थोड़ा सा 2-4 दिन का वक्त लग जाता है और उसके बाद विजन इनको अच्छी आ जाती है। सो इनका ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद। हेलो गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ देविता आई हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट इस आई हॉस्पिटल के डॉक्टर से हम मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि आँखों से जुड़ी समस्या के बारे में क्या कुछ इलाज है या फिर आँखों से जुड़ी समस्या, हर एक समस्या का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा हैं, आई स्पेशलिस्ट है, उनसे जानकारी लेंगे। तो ये है डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी और इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत सारे ऐसे सर सवाल हैं जिसका जवाब जानना आम जनता के लिए, आम पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आँखों से जुड़ी समस्या जो कि हर कोई इस वक्त झेल रहा है। जिस तरीके से अभी लोग मोबाइल की दुनिया में व्यस्त है, लोग ये नहीं देख रहे, खाते पीते उठते बैठते हर वक्त उनके हाथों में मोबाइल ज़रूरी है। तो क्या क्या समस्या आती है मोबाइल यूज़ करने से आम बच्चों को, बड़ों को भी, वो जानकारी दें तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, चीफ आई सर्जन, देविता आई हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। जैसा कि इन्होंने हमसे पूछा कि मोबाइल से क्या समस्याएं हैं, जो अगर देखते हैं कि आँखों पे मोबाइल की क्या समस्याएं हैं। अगर बॉडी की अगर बात करें तो आँख ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मोबाइल देखते समय, आई और ब्रेन। सो अगर हम बात करते हैं कि एज वाइज हमें बात करना पड़ेगा। छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि आँख मोबाइल से अगर आई पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो मोबाइल जो यूज़र जो छोटे बच्चे हैं उनके आँख पे चश्मे का नंबर आने का सबसे पहला रिस्क होता है कि अगर आज देखते हैं, हम क्लिनिक में देखते हैं जो बच्चे आते हैं, प्रायः सभी बच्चों में देखा गया है कि उनको माइनस और माइनस का नंबर पाया जा रहा है। सो 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो भी छोटे बच्चे हैं सबको माइनस में नंबर मायोपिया आ रहा है और आ ही नहीं रहा है, ये नंबर बढ़ते जा रहा है। जैसे मेरे पास आ रहे हैं, अभी वो -1 है, 6 महीने बाद अगर उनका -2 हो रहा है, 1 साल बाद अगर उनका -3 हो रहा है, यानी कि वो नंबर बढ़ते जा रहा है। तो न जाने किस ओर इनके नंबर बढ़ते चले जाएँगे, ये कहना मुश्किल है कि तो मायोपिया क्या काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा इससे है। सर क्या लोगों को घबराने की ज़रूरत है, मोबाइल कम देखने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए बिल्कुल मोबाइल काफ़ी देर तक बच्चों को नहीं देना है। हालाँकि हमारे देश में इसका कोई कानून नहीं है कि बच्चों को मोबाइल कितना देना है, नहीं देना है। लेकिन अगर अब बच्चों को आई हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4 से 5 साल के बच्चों को मोबाइल ज़्यादा देर नहीं दें। अगर आप देते भी हैं तो उनको कुछ जो एजुकेशनल कंटेंट्स हैं हुँ। उसी की तरफ देना है और गार्जियन के साथ में बैठा के देना है कि क्या बच्चे हमारे कौन-सा एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं। और हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर, इससे ज़्यादा नहीं देना है बच्चों को। छोटे बच्चे को जैसे 2 से 3 साल के नीचे हैं उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है कि नहीं, बच्चे रो रहे हैं तो उनको मोबाइल दे दिया या बच्चे परेशान करें तो मोबाइल दे दिया। ये काम नहीं करना है क्योंकि आने वाले समय में उनको मायोपिया जो माइनस का नंबर है वो आना एकदम समझिए कि तय है अगर वो मोबाइल ज़्यादा देर देखते हैं तो। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि हर एक घर में एक डायबिटीज़ के पेशेंट अवेलेबल हैं। तो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए आँखों का इलाज करवाना, आँखों का चेकअप कराना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, चूँकि जैसे उन्होंने आप पूछा कि डायबिटीज़ मरीज़ों को आँखों का जाँच कराना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, अगर डायबिटीज़ की बात करें तो इनको साल में एक बार ज़रूर डायलेटेड फंडस एग्ज़ामिनेशन, यानी कि कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे आँख पुतली फैला के पर्दे की पूरी जाँच कराना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि शरीर में अन्य बीमारियों के बारे में भी बताता है। अगर हम पर्दे की अच्छे जाँच करें तो हमें डायबिटीज़ की स्टेज भी पता चल जाता है कि डायबिटीज़ कौन सा स्टेज है। या एडवांस स्टेज है या नॉर्मल स्टेज है या कितने साल से डायबिटीज़ है, वो भी हमें पता चल जाता है।
तो 40 साल के बाद आपको डायबिटीज़ हो या नहीं हो, आप अपने डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं। सर एक सवाल ये भी ले लेंगे, ग्लूकोमा क्या होता है, इससे जुड़ी क्या क्या समस्या होती है, इलाज कैसे होते हैं इसके, इसके बारे में थोड़ा। सही सवाल है कि ग्लूकोमा के बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं। ग्लूकोमा जिसको हम हिंदी में काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, इसमें हमारे आँख का जो ऑप्टिक नर्व जो हमारा विजन को अपने ब्रेन तक लेके जाता है, आई से ब्रेन तक लेके जाता है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है। इसके मुख्य कारण होते हैं आँख का प्रेशर बढ़ जाना। हालाँकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लक्षण होते हैं सर वो जरा हमारे दर्शक को बता देते हैं। देखिए, ग्लूकोमा के लक्षण ना के बराबर होते हैं, इनके लक्षण नहीं होते हैं। यानी कि अगर एडवांस स्टेज में ही इनके लक्षण होते हैं। शुरुआती में किसी को हल्का-हल्का आँख में दर्द या सिर में दर्द या आँख भारी रहना, इस तरह के लक्षण रह सकते हैं। लेकिन जैसे आप इनका सवाल है कि ग्लूकोमा के किनको ज़्यादा ग्लूकोमा होने के रिस्क हैं। तो देखिए, जो उम्र अगर आप 40 से ज़्यादा है, आप मोटा चश्मा पहनते हैं, आँख में कभी चोट लगी है, आप मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा नाम की बीमारी हुई है, सो ऐसे मरीज को बिल्कुल ग्लूकोमा का जांच कराना चाहिए और डॉक्टर से स्पेशली बोलना चाहिए, डॉक्टर साहब मेरा काला मोतियाबिंद का चेक करके बताइए मुझे कहीं काला मोतियाबिंद तो नहीं है। सो आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और एडवांस टेक्नोलॉजी से हम ग्लूकोमा के बहुत अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि अगर हम क्लिनिकली देख के नहीं बता सकते इनको ग्लूकोमा है या नहीं है, लेकिन अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो इनको हम, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आजकल ग्लूकोमा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, कि जिसमें डॉक्टर्स पता नहीं कर पा रहे कि इस ऑप्टिक नर्व में ग्लूकोमा है या नहीं है, लेकिन अगर आप एआई की हेल्प से बता सकते हैं कि इनको ग्लूकोमा है या आने वाले समय में ग्लूकोमा हो सकता है। सो आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है और जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जो रिस्क फैक्टर मैंने बताया, अगर वो रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली उनको ग्लूकोमा का जांच जरूर सर कराना आपने चाहिए। कहा कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को हो तो क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है लोगों को? बिल्कुल, ग्लूकोमा जो होता है जेनेटिक भी होता है और इडियोपैथिक, यानी कि अचानक से पेशेंट के किसी भी फैमिली में आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जेनेटिक ही हो तो ग्लूकोमा हो, ऐसे भी स्पोरेडिक भी हो सकता है, यानी कि किसी की फैमिली में ग्लूकोमा आ सकता है, क्योंकि ये जीन अगर सप्रेस है नए फैमिली में दोबारा से आ सकता है ग्लूकोमा का। सर अक्सर देखा जाता है मोतियाबिंद की ऑपरेशन होती है वो सर्दियों के मौसम में लोग ज़्यादा करवाना पसंद करते हैं, क्या गर्मी के मौसम में कितना रिस्क होता है या फिर अच्छे होते हैं जब गर्मी के मौसम में लोग ऑपरेशन इसकी करवाते हैं तो? नहीं, देखिए, इसमें एक मिसकंसेप्शन लोग पाले हुए हैं कि ठंडी के मौसम में ही ऑपरेशन कराना है, ऐसा नहीं है। अभी जो कैटरेक्ट सर्जरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी से होता है, लेज फेको विधि द्वारा होता है, इंसिजन 2.2 इंसिजन होता है, इससे भी कम इंसिजन से कैटरेक्ट सर्जरी होते हैं, तो हीलिंग 1-2 दिन में हो जाता है। तो ठंडा गर्मी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोगों की सर्जरी का देखें तो सर्दियों में बल्क में लोग सर्जरी कराते हैं। एक ही दिन की ओटी में 20-20, 25-25 सर्जरी होता है। उसमें ज़्यादा घबराने की बात है कि आप सर्दी में इतने ज़्यादा ओटी करा रहे हैं, क्या ओटी का स्टेरिलिटी है या क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क है? तो सर्दियों में ज़्यादा रिस्क है रेदर देन गर्मियों में। गर्मियों में क्या होते हैं, ओटी का स्टेरिलिटी, कपड़े का स्टेरिलिटी, रूम का स्टेरिलिटी इज़ बेटर देन कोल्ड। सो हमें तो, मैं अगर हमसे पूछा जाए अगर आपके घर में एसी पंखा वगैरह है तो आप गर्मी में भी सर्जरी करा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा इसका गुड इफेक्ट ही है कि आपको क्रॉस कंटामिनेशन के रिस्क गर्मियों में कम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं। तो चलिए अगर आप आंखों से जुड़ी समस्या के हर सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक सवालों का जवाब यही मिलेगा। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।